मेडिकल साइंस की दुनिया में ना एक अलग ही तरह का सुकून होता है। मेरा मतलब है, अगर किसी के हाथ में दर्द है और डॉक्टर को शक है कि हड्डी टूटी है, तो वो बस सीधा एक एक्सरे करवा लेते हैं। बिल्कुल एक्सरे की फिल्म सामने आती है और उसमें टूटी हुई सफेद हड्डी एकदम साफ साफ दिख जाती है। मतलब ये पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट है। हाँ, या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है, कोई बीच का रास्ता नहीं होता। इंसानों को ना ये स्पष्टता बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि हर समस्या का समाधान इसी तरह स्क्रीन पर चमकता हुआ मिल जाए। लेकिन जब हम चिकित्सा की दुनिया से निकलकर कानूनी जांच, मुकदमों और अदालत के गलियारों में कदम रखते हैं ना, तो ये एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अदालत का कमरा कोई लैब नहीं है जहां हर चीज रसायनों की तरह एकदम सटीक प्रतिक्रिया दे। कानूनी दुनिया का जो परिदृश्य है वो बहुत ही धुंधला, जटिल और मानवीय भावनाओं से भरा होता है। यहाँ जो सतह पर दिख रहा होता है, अक्सर उसके पीछे की कहानी कुछ और ही होती है। और आज की हमारी इस चर्चा का पूरा मकसद इसी धुंधली दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझना है। आज हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे एक अदालत के भीतर एक ऐसा मुकदमा जो पूरी तरह से हारावा लग रहा हो, उसे केवल कुछ सही, सटीक और तीखे सवालों की मदद से पलटा जा सकता है। हाँ, ये सच में बहुत ही आकर्षक विषय है। हमारे पास आज जो स्रोत हैं वो मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विधिक मंच से लिया गया एक बेहद ज्ञानवर्धक लेख है। इसका शीर्षक है द आर्ट ऑफ डाइसेक्टिंग अ फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन, यानी एक त्रुटिपूर्ण जांच का विश्लेषण करने की कला। इस लेख में एक हत्या के मुकदमे का पूरा ब्यौरा दिया गया है। और ये स्रोत इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि जब भी कोई बड़ा अपराध होता है तो आम जनता या मीडिया का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया और क्या सबूत मिले। सही कहा। लोग जांच की उस बारीक प्रक्रिया पर ध्यान ही नहीं देते जो किसी भी केस की असली नींव होती है। अगर नींव ही गलत तरीके से रखी गई हो तो पूरी इमारत का गिरना तय है, चाहे वो बाहर से कितनी भी मजबूत क्यों ना दिखे। उसी मजबूती के दावे से शुरुआत करते हैं। स्रोत में जिस हत्या के मामले का जिक्र है, उसमें शुरुआत में बचाव पक्ष यानी जो डिफेंस है, उसकी स्थिति बेहद कमजोर नजर आ रही थी। हाँ, क्योंकि अभियोजन पक्ष यानी पुलिस और सरकारी वकील पूरे आत्मविश्वास में थे। बिल्कुल, उनका दावा बहुत सीधा और कड़क था। उनका कहना था कि पुलिस की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष है और ये साइंटिफिक एविडेंस यानी वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है। तो जब कोई जांच अधिकारी अदालत में खड़ा होकर इतने आत्मविश्वास से वैज्ञानिक जांच की बात करता है, तो उसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है? उसका असर बहुत गहरा होता है। देखिए, अदालत में जज भी इंसानी होते हैं। जब राज्य की पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ आकर कहती है कि हमारे पास एक एयर टाइट केस है, हमने विज्ञान का सहारा लिया है, तो माहौल एकदम बदल जाता होगा। बिल्कुल, पूरे कमरे का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे फैसला तो पहले ही हो चुका है। ऐसा लगता है कि आरोपी तो बस औपचारिकता के लिए वहां खड़ा है। इसको मैं ऐसे देखता हूं। मान लीजिए किसी बिल्डर ने एक गगनचुंबी इमारत खड़ी कर दी है। बाहर से शीशे चमक रहे हैं, पेंट एकदम नया है, और वो बिल्डर दावा कर रहा है कि ये शहर की सबसे मजबूत इमारत है। तो बाहर से देखने वाले हर इंसान को उसकी बात सच ही लगेगी। व्हाट अ पॉइंट। लेकिन असल चुनौती ये है कि उस इमारत के बेसमेंट में जाकर उसकी नींव के पिलर्स को कौन चेक करेगा। और यहीं पर इस कहानी में बचाव पक्ष के वकीलों, वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और उनके सहायक अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी की भूमिका शुरू होती है। उनके सामने उस तथाकथित मजबूत जांच अधिकारी, जिसे हम आईओ या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं, उसके दावों को चुनौती देने का पहाड़ जैसा काम था। और ये चुनौती हथियारों या नए सबूतों से नहीं, बल्कि क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह की कला से पार की गई। जिरह कोई सामान्य सवाल जवाब का सेशन नहीं होता। तो फिर ये क्या होता है? ये एक कला है जहां आप गवाह के दिमाग के अंदर घुसकर उसकी गवाही की चीरफाड़ करते हैं। वाह। तो चलिए इस जिरह के उन 5 अचूक तीरों को डिकोड करते हैं जिनका स्रोत में विस्तार से वर्णन किया गया है। बचाव पक्ष ने ना सबसे पहले उस वैज्ञानिक जांच वाले दावे पर ही प्रहार किया। हाँ, सबसे पहला और बड़ा सवाल। उन्होंने जांच अधिकारी से पूछा कि क्या यह सच है कि कथित घटनास्थल से फिंगरप्रिंट, डीएनए या ब्लड सैंपल जैसे कोई भी वैज्ञानिक साक्ष्य फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित ही नहीं किए गए। ये एक बहुत ही घातक सवाल है। देखिए, अभियोजन पक्ष शुरू से कह रहा था कि उनकी जांच वैज्ञानिक है, लेकिन जब हत्या जैसा जघन्य अपराध होता है तो वहां संघर्ष होता है, खून गिरता है, पसीना गिरता है। बिल्कुल। आरोपी की उंगलियों के निशान दरवाजों या हथियारों पर छूट सकते हैं।
आज के आधुनिक फोरेंसिक युग में जहां एक बाल से भी डीएनए निकाला जा सकता है, वहां एक जांच अधिकारी का घटनास्थल से कोई सैंपल ना उठाना बहुत कुछ कहता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये भी तो संभव है कि कातिल बहुत शातिर हो? मतलब उसने घटना के बाद सब कुछ साफ कर दिया हो और पुलिस को मौके पर कोई फिंगरप्रिंट या खून मिला ही ना हो। इसमें जांच अधिकारी की क्या गलती है? ये एक बहुत ही वाजिब तर्क है कि शायद कुछ मिला ही ना हो। लेकिन यहाँ बात कुछ ना मिलने की नहीं है, बात कोशिश ना करने की है। अच्छा। कानूनी प्रक्रिया ये मांग करती है कि पुलिस क्राइम सीन को सील करे और फोरेंसिक टीम को बुलाए। टीम वहां से जो भी संभावित नमूने हैं उन्हें सील करके लैब भेजे। लैब की रिपोर्ट ये कह सकती है कि हमें इसमें कोई स्पष्ट डीएनए नहीं मिला, वो एक अलग बात है। ओह, मैं समझ गया। लेकिन अगर जांच अधिकारी ने खुद ही तय कर लिया कि यहाँ से कोई सैंपल उठाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो अदालत में ये दावा कैसे कर सकता है कि उसकी जांच वैज्ञानिक है? ये सीधा सीधा जांच अधिकारी की क्षमता और उसकी मंशा पर सवाल उठाता है। मतलब आपने लैब टेस्ट करवाया ही नहीं और कह रहे हैं कि मरीज बिल्कुल स्वस्थ है? बिल्कुल सही। ये तो एक बहुत ही गंभीर लापरवाही है। अब अगर पुलिस के पास फोरेंसिक सबूत नहीं है तो आम तौर पर वे गवाहों पर निर्भर करते हैं। स्रोत में गवाहों के बयानों को लेकर जो दूसरा बड़ा बिंदु उठाया गया है वो केस डायरी से जुड़ा है। हाँ, केस डायरी। वकीलों ने आईओ से पूछा कि केस डायरी में जिन स्वतंत्र गवाहों यानी इंडिपेंडेंट विटनेसेस के बयानों का जिक्र है, उन पर उसी दिन के हस्ताक्षर क्यों मौजूद नहीं है। अब मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। एक मर्डर सीन पर कितनी अफरा तफरी होती है। हाँ, वो तो है। पुलिस को भीड़ भी संभालनी है, बॉडी भी भेजनी है। अगर इस भागदौड़ में किसी गवाह के हस्ताक्षर लेना छूट गया तो क्या सिर्फ एक क्लर्कियल मिस्टेक की वजह से पूरी जांच झूठी हो जाती है? देखिए, ये सिर्फ एक क्लर्कियल मिस्टेक नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा लूपहोल है जिसे अक्सर पुलिस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। अच्छा, वो कैसे? इसे समझने के लिए हमें सीआरपीसी के तहत केस डायरी के महत्व को समझना होगा। केस डायरी जांच अधिकारी की रोजनामचा होती है। कानून यह अनिवार्य करता है कि आईओ हर दिन की जांच का ब्यौरा उसी दिन डायरी में दर्ज करे। यह इसलिए किया जाता है ताकि जांच में कोई हेराफेरी न हो सके। यानी वो एक टाइम स्टैम्प्ड रिकॉर्ड है। बिल्कुल। जब किसी स्वतंत्र गवाह का बयान लिया जाता है तो उस बयान की सत्यता इसी बात से साबित होती है कि उसे उसी समय दर्ज किया गया और उस पर उसी तारीख के हस्ताक्षर हैं। और अगर हस्ताक्षर नहीं है तो? अगर हस्ताक्षर नहीं है या बाद की तारीख के हैं तो बचाव पक्ष का वकील अदालत में ये स्थापित कर सकता है कि वास्तव में घटना के दिन कोई गवाह था ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पुलिस ने हफ्तों बाद आराम से बैठकर एक कहानी गढ़ी, किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में खड़ा किया और उसके बयान को पिछली तारीख यानी बैक डेट में डायरी में डाल दिया। ओह, तो मतलब बिना हस्ताक्षर के वो पूरी गवाही महज पुलिस की कल्पना मानी जा सकती है। ठीक यही बात है। हस्ताक्षर न होना इस बात का मजबूत संकेत है कि साक्ष्यों को बाद में अपनी सुविधानुसार मैन्युफैक्चर किया गया है। ये तो सच में नींव को हिलाने वाली बात है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि फोरेंसिक विज्ञान नहीं है और गवाहों के बयानों पर भी शक है। एक हत्या के मामले में सबसे अहम चीज तो मर्डर वेपन या हत्या का हथियार होता है। बिल्कुल, मर्डर वेपन बहुत जरूरी है। स्रोत के मुताबिक बचाव पक्ष ने इस पर अपना तीसरा तीखा प्रहार किया। उन्होंने साबित किया कि कथित हथियार न तो आरोपी के पास से बरामद हुआ और न ही उस पर कोई ऐसी फोरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध थी जो उसे सीधे तौर पर अपराध से जोड़ सके। लेकिन कोई भी सोच सकता है कि अगर किसी ने मर्डर किया है तो वो हथियार अपने पास थोड़ी रखेगा। हाँ, अपराधियों से छिपाने की कोशिश तो करेंगे ही। वही तो, वो उसे नदी में फेंक देगा या कहीं छिपा देगा। हथियार का आरोपी के पास से न मिलना उसे बेगुनाह कैसे साबित करता है? ये सही है कि अपराधी हथियार छिपाते हैं, लेकिन देखिए, अदालतें केवल कहानियों पर नहीं चलती, उन्हें चेन ऑफ कस्टडी और लिंक चाहिए होता है। मान लीजिए पुलिस को घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर एक झाड़ी में खून से सना चाकू मिल भी जाता है। अब अभियोजन पक्ष अदालत में खड़ा होकर कहता है कि यही वो चाकू है जिससे आरोपी ने हत्या की। तो बचाव पक्ष पूछेगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं? ठीक यही, बचाव पक्ष पूछेगा, क्या इस चाकू पर आरोपी के फिंगरप्रिंट्स हैं? जवाब है नहीं। क्या इस चाकू पर जो खून है वो मृतक के ब्लड ग्रुप से मैच करता है जिसकी पुष्टि किसी फोरेंसिक लैब ने की हो? और इसका जवाब भी होगा कि कोई रिपोर्ट नहीं है। बिल्कुल। तो फिर इस बात का क्या आधार है कि यही चाकू मर्डर वेपन है और इसी आरोपी ने इसका इस्तेमाल किया है? मतलब
पुलिस सड़क से कोई भी चाकू उठाकर अदालत में पेश कर दे और कहे कि यही हथियार है, तो अदालत उसे मान नहीं लेगी? बिल्कुल नहीं मान सकती। जब तक हथियार और आरोपी के बीच कोई वैज्ञानिक या परिस्थिति जन्य लिंक स्थापित न हो, तब तक वो हथियार सबूत के तौर पर शून्य है। वाह। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी का ये सवाल उसी शून्य को अदालत के सामने उजागर कर रहा था। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक एक करके अभियोजन पक्ष के दावों की परतें उधेड़ी जा रही हैं। और इसी कड़ी में स्रोत एक और पहलू का जिक्र करता है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। आप साइट प्लान वाले सवाल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये घटनास्थल के नक्शे, जिसे कानूनी भाषा में साइट प्लान कहते हैं, उससे जुड़ा था। वकीलों ने आयो से पूछा कि क्या उसने वो नक्शा खुद मौके पर जाकर बनाया था या केवल शिकायतकर्ता के बताए अनुसार दफ्तर में बैठ के बना दिया। और ये चौथा सवाल जांच अधिकारी की पूरी कार्यप्रणाली की पोल खोल देता है। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई फिल्म देखी ही नहीं, बस अपने किसी दोस्त से उस फिल्म की कहानी सुन ली और अगले दिन अखबार में उस पूरी फिल्म का लंबा चौड़ा बारीकियों से भरा रिव्यू लिख डाला। कोई पुलिस अधिकारी ऐसा कैसे कर सकता है? आपकी फिल्म वाली तुलना बहुत सटीक है और दुर्भाग्य से सिस्टम में ऐसा होता है। देखिए, एक आपराधिक मामले में साइट प्लान बहुत अहम होता है। वो क्यों? यह अदालत को बताता है कि घटना के वक्त भौगोलिक स्थिति क्या थी, रोशनी कहाँ से आ रही थी, गवाह कहाँ खड़ा था, क्या वहां से घटनास्थल साफ दिख रहा था या बीच में कोई दीवार थी। अच्छा, तो ये सब बारीकियां होती हैं उसमें? हाँ, अगर आयोग खुद मौके पर जाके ये सब नहीं मापता और सिर्फ शिकायतकर्ता के कहने पर नक्शा बना देता है, तो वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक पक्ष के इशारे पर काम कर रहा है। ये तो एक तरह से शिकायतकर्ता का क्लर्क बन जाने वाली बात हो गई। जांच अधिकारी का अपना दिमाग तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। बिल्कुल, और इससे अदालत में आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो जाती है। जब नक्शा ही दूसरे के कहने पर बना है, तो अदालत ये मानने लगती है कि पूरी की पूरी जांच ही एक तरफा है। और ये एक तरफा होने वाली बात स्रोत के अगले बिंदु में और भी खुलकर सामने आती है। बचाव पक्ष ने अपना 5वां प्रहार करते हुए अदालत का ध्यान इस बात की ओर खींचा कि पूरी कहानी जिन गवाहों पर टिकी है वे सभी के सभी शिकायतकर्ता के रिश्तेदार या करीबी हैं। हाँ, इस पूरी जांच में कोई भी स्वतंत्र गवाह मौजूद ही नहीं है। इसे कानूनी हलकों में इंटरेस्टेड विटनेस का मामला कहा जाता है। गवाही हमेशा झूठी होती है, लेकिन न्यायशास्त्र का नियम है कि रिश्तेदारों का अपना एक स्वार्थ, एक मोटिव हो सकता है। जैसे कोई पुरानी दुश्मनी। हाँ, हो सकता है पुरानी दुश्मनी हो, संपत्ति का विवाद हो और वे इस मौके का फायदा उठाकर आरोपी को फंसाना चाहते हों। इसलिए कानून हमेशा ये अपेक्षा करता है कि जांच अधिकारी कम से कम कुछ ऐसे गवाहों को तलाशे जिनका दोनों पक्षों से कोई लेना देना ना हो, कोई पड़ोसी, कोई राहगीर या कोई दुकानदार। लेकिन अगर ऐसा कोई स्वतंत्र गवाह मिले ही ना, तो पुलिस क्या करे? अगर नहीं मिलता है तो आयोग को केस डायरी में ये स्पष्ट रूप से लिखना होता है कि उसने स्वतंत्र गवाहों को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सामने नहीं आया। अच्छा, ये लिखना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत के अनुसार इस मामले में आयोग ने वैसी कोई कोशिश ही नहीं की। उसने सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारों के बयानों को ही पूरी जांच का आधार बना लिया। यह दर्शाता है कि जांच में निष्पक्षता की भारी कमी थी। यानी सच खोजने की कोशिश नहीं की गई। हाँ, पुलिस ने सच नहीं खोजा, बल्कि शिकायतकर्ता जो कहानी बता रहा था उसी को पुख्ता करने के लिए बस फाइल तैयार कर दी। तो अगर हम अब तक की पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो अदालत के सामने क्या स्थिति बन रही है? पुलिस आई थी ये कहकर कि उनका केस साइंटिफिक और मजबूत है, लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों ने जिरे के दौरान क्या साबित कर दिया? कि कोई डीएनए या फोरेंसिक सैंपल नहीं लिया गया। केस डायरी में स्वतंत्र गवाहों के बयानों पर समय के हस्ताक्षर नहीं है, जिसका मतलब वे बाद में गढ़े गए हो सकते हैं। मर्डर वेपन ना तो आरोपी के पास से मिला और ना ही उसकी कोई लैब रिपोर्ट है। घटनास्थल का नक्शा पुलिस ने अपनी आंख से देखे बिना ही बना दिया। और गवाह के नाम पर सिर्फ वे लोग हैं जो पहले से ही आरोपी के खिलाफ हैं। यह स्थिति तो किसी भी अभियोजन पक्ष के लिए एक बुरे सपने जैसी है। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और उनकी टीम ने उस मजबूत दिखने वाली इमारत के हर पिलर को एक एक करके गिरा दिया था। और जब जांच अधिकारी इन तीखे सवालों के सामने कटघरे में खड़ा था तो उसके पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। वो एकदम निरुत्तर था। और यहीं पर वकीलों ने अपना अंतिम प्रहार किया। स्रोत के अनुसार मनीष शुक्ला जी ने अदालत में ये मजबूत दलील पेश की कि जब जांच की प्रक्रिया ही इतनी संदेहास्पद हो, हर कदम पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हों और अहम साक्ष्य गायब हों, तो सिर्फ आरोपों और सुनी सुनाई बातों के आधार पर
किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेना, उसे उम्र कैद या फांसी दे देना, ये न्याय के मूल सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। एकदम सही। फौजदारी कानून यानी क्रिमिनल लॉ का सबसे अहम सिद्धांत है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि अभ्युजन पक्ष को अपना केस ऐसे साबित करना होता है कि अदालत के मन में कोई उचित संदेह ना बचे। जब आपकी जांच में इतनी बड़ी खामियां हो तो केस साबित होना तो दूर, वो पूरा का पूरा संदेह के दलदल में धंस जाता है। और स्रोत बताता है कि इन सभी खामियों को संज्ञान में लेते हुए अदालत का अंतिम फैसला आरोपियों के पक्ष में आया। अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ, जिसे हम बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं, वो देके रिहा कर दिया। यह फैसला इसी बात की मिसाल है कि एक त्रुटिपूर्ण जांच कभी भी सजा का आधार नहीं बन सकती। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल उठ रहा है, जो शायद हर उस व्यक्ति के दिमाग में आता है जो इस तरह के मामलों को बाहर से देखता है। क्या सवाल है? जब अदालत किसी को संदेह का लाभ देकर छोड़ती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अदालत कह रही है तुम 100% निर्दोष हो। इसका मतलब ये होता है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पाई, इसलिए हम तुम्हें सजा नहीं दे सकते। हाँ, तकनीकी रूप से यही मतलब है। तो क्या ये हमारे न्याय व्यवस्था की एक बहुत बड़ी विडंबना या कहूँ तो एक त्रासदी नहीं है? मतलब हो सकता है कि उन आरोपियों ने सच में हत्या की हो, लेकिन पुलिस की क्लर्कियल मिस्टेक या एक लापरवाह आईओ की वजह से एक हत्यारा समाज में वापस खुला घूम रहा है। क्या ये न्याय के साथ मजाक नहीं है? देखिए, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और ये कानूनी बहसों के केंद्र में हमेशा रहता है। ये सच है कि संदेह का लाभ मिलने का मतलब हमेशा बेदाग साबित होना नहीं होता। कई बार अपराधी पुलिस की गलतियों का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। तो फिर इस नियम को बदला क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमें इस सिद्धांत को एक वृहत परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। अंग्रेजी के मशहूर विधिवेत्ता विलियम ब्लैकस्टोन ने एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था, जिसे ब्लैकस्टोन रेशियो कहा जाता है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, ये बेहतर है कि 10 दोषी व्यक्ति छूट जाएं, बजाय इसके कि एक निर्दोष व्यक्ति को सजा मिले। 10 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष न फंसे। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या असल जिंदगी में इसकी कीमत बहुत भारी नहीं है? इसकी कीमत भारी हो सकती है, लेकिन इसके विकल्प की कीमत विनाशकारी है। वो कैसे? जरा सोचिए, अगर ये सिद्धांत ना हो, अगर अदालतें ये कहने लगी कि पुलिस की जांच में कमियां तो हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये आदमी अपराधी है, इसलिए हम इसे सजा देंगे। अगर ऐसा होने लगे तो राज्य और पुलिस के पास असीमित शक्ति आ जाएगी। कोई भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी किसी भी निर्दोष नागरिक को, आपको या मुझे, एक फर्जी केस में फंसा सकता है। तो हाँ, ये तो है। वह कोई भी झूठा नक्शा बनाएगा, बिना किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट के कोई भी हथियार दिखा देगा और अदालत हमें सजा दे देगी। संदेह का लाभ का ये सिद्धांत वास्तव में किसी भी लोकतांत्रिक समाज में आम नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाने की सबसे बड़ी ढाल है। ये एक सेफ्टी वॉल्व है। वाव, ये नजरिया सच में आंखें खोलने वाला है। यानी अदालत पुलिस को ये साफ संदेश दे रही है कि अगर आपको किसी को जेल में डालना है तो आपको अपनी मेहनत और ईमानदारी साबित करनी होगी। बिल्कुल, आप शॉर्टकट नहीं ले सकते। और जब बचाव पक्ष के वकील इस तरह के कड़े सवाल पूछते हैं तो वे अनजाने में ही सही पूरी पुलिस व्यवस्था पर बेहतर काम करने का दबाव डाल रहे होते हैं। सही कहा। वकीलों की ये जिरह सिर्फ एक मुवक्किल को बचाने के लिए नहीं होती, ये पूरे सिस्टम को तानाशाही या घोर लापरवाही की तरफ जाने से रोकती है। तो मामला खत्म हो गया, पुलिस के दावों की हवा निकल गई, जांच अधिकारी की खामियां उजागर हो गईं और आरोपियों को संदेह का लाभ मिल गया। ये है एक क्लासिक कोर्टरूम ड्रामा। हाँ, सब कुछ सुलझ गया। लेकिन जो स्रोत हमारे पास है वो यहाँ खत्म नहीं होता। इसके अंत में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, एक ऐसा क्लिफ हैंगर जिसने मुझे इस पूरे लेख को दोबारा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, आप उस आखिरी सवाल की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र लेख के अंत में किया गया है? बिल्कुल। स्रोत में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिरह के दौरान जिन 5 सवालों का हमने अभी विश्लेषण किया, उनके अलावा एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक सवाल भी पूछा गया था। सिर्फ एक सवाल? हाँ, सिर्फ एक सवाल जिसने अदालत में बैठे हर शख्स को सन्न कर दिया था। उस एक सवाल ने उस अति आत्मविश्वासी जांच अधिकारी की गवाही को पूरी तरह से हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया था। मानो ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई हो। अदालत के भीतर ऐसे ही क्षण इतिहास बनाते हैं, जब महीनों की तैयारी एक ऐसे सवाल में सिमट जाती है जिसकी उम्मीद दूसरे पक्ष ने सपने में भी नहीं की होती।
लेकिन सबसे बड़ी बात वो सवाल था क्या, ये जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक था। लेकिन मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के इस लेख ने बड़ी ही चतुराई से वो जानकारी अपने अगले भाग के लिए सुरक्षित रखी है। ये पाठकों को बांधे रखने का एक शानदार तरीका है। अब हर कोई ये सोचने पर मजबूर होगा कि आखिर वो कौन सी कानूनी या तथ्यात्मक चूक थी जो उन 5 बड़ी गलतियों से भी ज्यादा भारी पड़ गई। आज की इस चर्चा में हमने देखा कि न्याय की लड़ाई सिर्फ सच और झूठ के बीच नहीं होती, बल्कि ये सही प्रक्रिया और गलत प्रक्रिया के बीच की भी लड़ाई है। एक वकील की सूझबूझ और उसके तीखे सवाल उस अंधेरे कमरे में टॉर्च की रोशनी की तरह काम करते हैं, जो उन कोनों को रोशन करते हैं जिन्हें पुलिस छिपाना चाहती है। और ये भी कि अदालत में सिर्फ दावे काम नहीं आते, उन दावों की बुनियाद काम आती है। बिल्कुल सही। तो आज की इस गहन चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस पूरे केस की परिधि से बाहर जाकर हमें एक बड़े मुद्दे पर सोचने को मजबूर करता है। वो क्या? अक्सर ये सवाल उठता है कि इस मामले में तो एक योग्य वकील ने पुलिस की लापरवाही पकड़ ली और शायद एक संभावित अन्याय को रोक लिया, लेकिन सोचिए अगर वकील इतने कुशाग्र ना होते, अगर ये सवाल ना पूछे जाते, तो वो त्रुटिपूर्ण जांच किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी जेल की कालकोठरी में खत्म कर सकती थी। बिल्कुल कर सकती थी। ऐसे में कोई भी यह सोच सकता है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से सिर्फ अदालत के भीतर होने वाली इस क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरह पर ही निर्भर रहना चाहिए, या फिर शुरुआती पुलिस जांच को ही पहले दिन से वैज्ञानिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए हमारे सिस्टम में कोई बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव होना चाहिए, ताकि ऐसी भयंकर गलतियां अदालत तक पहुंचे ही नहीं। ये सच में एक बहुत ही गंभीर विचार है। इस विचार के साथ आज की हमारी ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत के अगले भाग में उस रहस्यमयी सवाल का जवाब मिलने तक गहराई से सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।